आज की कहानी है एक अमीर आदमी, चमचमाती फॉर्च्यूनर कार और उसी कार के सामने चौराहे पर भीख मांगती उसकी तलाकशुदा पत्नी की। सुबह का समय था। जयपुर के गणेश चौराहे पर हर रोज की तरह जाम लगा हुआ था। इसी जाम में फंसी थी एक चमचमाती सफेद BMW कार। कार में बैठे थे रमेश चौधरी, एक नामी बिजनेसमैन जो अपने ड्राइवर के साथ एक जरूरी मीटिंग के लिए मुंबई जा रहे थे। जैसे ही उनकी कार चौराहे पर पहुंचती है, रमेश अपने ड्राइवर से कहते हैं, भाई साहब थोड़ा रुक जाओ, देखो जाम कितना लंबा है, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी काफी टाइम है हमारी मीटिंग में। ड्राइवर उनकी बात मानकर कार को चौराहे पर ही रोक देता है। रमेश की नजर आसपास खद्दी कुछ महिलाओं पर पड़ती है। ये महिलाएं पुराने मैले कुचैले कपड़ों में थीं। उनके पास छोटे छोटे बच्चे भी थे जो गंदे कपड़ों में इधर उधर घूम रहे थे। उन्हें देखकर रमेश को लगता है ये भिखारी हैं, और उन्हें इस हालत में देख रमेश का दिल पसीज जाता है, क्योंकि वह हमेशा से दयालु स्वभाव के थे। चाहे कितना भी व्यस्त हों, जरूरतमंदों की मदद करना उनकी आदत थी। रमेश अपनी जेब से पर्स निकालते हैं। वह पर्स से कुछ नोट निकालते हैं और उन महिलाओं को बुलाकर प्रत्येक को 500 रुपये देते हैं। वह मुस्कुराकर कहते हैं, इसे रखो, तुम्हारे कुछ काम आएगा, अपने बच्चों के लिए कुछ खाना ले लेना। महिलाएं पैसे लेकर उन्हें दुआएं देती हैं। जाम धीरे धीरे खुलने लगता है। ड्राइवर कार को आगे बढ़ाने वाला होता है। तभी रमेश की नजर एक महिला पर पड्डी डसती है। कह रही थी, साहब आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। रमेश उसकी आवाज सुनकर चौंक जाते हैं। उनकी आंखें उस महिला के चेहरे पर टिक जाती हैं। चेहरा थकान और गंदगी से भरा था, लेकिन फिर भी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। वह तुरंत शीशा नीचे करते हैं और उस महिला से कहते हैं, अरे तुम काव्या हो ना? वह महिला रमेश को देखकर रुक जाती है। वह धीमी आवाज में कहती है, हाँ मैं काव्या हूं, लेकिन रमेश तुम यहां? रमेश का दिल धक से रह जाता है। दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि उनकी तलाकशुदा पत्नी काव्या थी, जिससे उनका तलाक 4 साल पहले ही हो चुका था। रमेश हैरान परेशान होकर पूछते हैं, काव्या तुम इस हालत में? काव्या की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। वह कहती है, रमेश मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। रमेश काव्य से कहता है, ठीक है, पर ऐसा करो तुम मेरी कार में बैठ जाओ पीछे वाली सीट पर। रमेश अपने ड्राइवर से कहते हैं, पीछे का दरवाजा खोल दो। ड्राइवर तुरंत पीछे का दरवाजा खोल देता है और काव्या कार में बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही वह कार में बैठती है, आसपास के कुछ दुकानदार और राहगीरों को शक होने लगता है। उन्हें लगता है कि कहीं ये अमीर आदमी इस गरीब महिला को गलत इरादे से तो अपनी कार में नहीं बैठा रहा है। ये क्या हो रहा है? इस महिला को कहां ले जा रहे हो? सब उस आदमी पर गलत शक करने लगते हैं। काव्या के साथ जो औरतें भीख मांग रही थीं, वह सब भी वहां पर आ जाती हैं। बे कहती है, तुम इस व्यक्ति के साथ कहां जा रही हो? क्या यह तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है? काव्या तुरंत बोल पड़ती है, ये मेरे तलाकशुदा पति रमेश चौधरी हैं। मैं अपनी मर्जी से इनके साथ जा रही हूं। ये मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रही हैं। कुछ लोग कहने लगे, ये तो कोई बड्ढा आदमी लगता है, इसने इस गरीब महिला को अपनी कार में क्यों बिठाया है? कोई तो बात है नहीं, तो ये अमीर आदमी एक गरीब महिला को क्यों बिठाएगा? शायद कोई गलत इरादा है। रमेश ये सब सुनकर गुस्सा तो होते हैं, लेकिन वह शांत रहते हैं, क्योंकि वह जानता है कि अगर कुछ कहा तो बात और बढ़ जाएगी। वह काव्या से कहते हैं, चलो हम यहां से चलते हैं। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और वे वहां से चले जाते हैं। रमेश काव्या को पास के एक होटल में ले जाते हैं। वह अपने ड्राइवर को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं, जाओ बाजार से इनके लिए एक अच्छी साड़ी, चप्पल और कुछ जरूरी सामान ले आओ। ड्राइवर तुरंत जाता है और एक सुंदर नीली साड़ी, चप्पल और एक छोटा सा बैग लेकर लौटता है। रमेश काव्या से कहते हैं, होटल के वॉशरूम में जाओ, नहा लो और ये नए कपड़े पहन लो। हालात ने इसे कितना बदल दिया, लेकिन इसकी खूबसूरती और मासूमियत आज भी वैसी ही है। काव्या अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरी दिख रही थी, जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। रमेश उससे कहते हैं कि मैं किसी जरूरी काम से मुंबई जा रहा हूं। अगर मुझे तुम थोड़ा सा टाइम दो तो मैं तुमसे कल आकर मिलूंगा इसी होटल में। काव्या कहती है, ठीक है। रमेश ने कहा, तुम मुझे इसी होटल में मिलना, कहीं जाना मत, मैं तुम्हारे खाने पीने का पूरा इंतजाम कर देता हूं। रमेश ड्राइवर से कहकर काव्य के लिए इंतजाम करवा देता है और कहता है, मैं कल जल्दी ही आऊंगा और तुमसे मुलाकात करूंगा। वह कहती है, ठीक है। ये कहे कि वह अपने रूम पर चली जाती है
और रमेश मुंबई चले जाते हैं। मुंबई में पहुंचने के बाद वह दिन में अपना सब काम जल्दी जल्दी निपटाते हैं और रात में जब होटल में सोने के लिए जाते हैं तो रमेश की वह रात कट नहीं रही थी और ना उधर काव्य की, जो कि चौराहे पर भीख मांगती थी, उसकी भी वह रात नहीं कट रही थी। दोस्तों, दोनों ने उहापों की स्थिति में करवट बदल बदल कर पूरी रात काटी। अगले दिन रमेश मुंबई से लौटते हैं और जल्दी जल्दी होटल में पहुंचते हैं। ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। काव्या अपनी कहानी सुनना शुरू करती है। वह कहती है, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे तलाक लूं। इस बात पे रमेश कहता है, तो तुमने तलाक क्यों लिया? वो कहती, रमेश, जब हमारी शादी हुई थी तो मेरे परिवार वालों ने मेरी शादी तुमसे तुम्हारी दौलत देखकर करवाई थी। मेरे जीजा और भाई बहुत लालची थे। जब वो तुम्हें देखने आए थे तो उन्होंने घर जाकर यह कहा था कि शादी तो उसी घर में करेंगे चाहे कुछ हो जाए, और शादी के बाद तलाक करवा देंगे, जिसमें वह पैसे लेंगे, तुम पर जुर्माना लगाएंगे। लेकिन मुझे यह बात शादी से पहले पता नहीं थी। जब शादी हुई तो शादी के कुछ साल बाद ही उन्होंने मुझे तुमसे तलाक लेने के लिए उकसाया। वे कहते थे कि तुमसे मोटी रकम मिलेगी और हम सब मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैं उनकी बातों में आ गई और मैंने कोर्ट में तुम पर 50 लाख रुपए का हर्जाना ठोका और तुमने वह रकम दे भी दी। होटल में बैठकर काव्या अपनी कहानी जारी रखती है। वह रमेश से कहती है, तलाक के बाद मेरे जीजा और भाई ने सारे 50 लाख रुपए छीन लिए। उन्होंने कहा कि वे मेरी दूसरी शादी करवाएंगे और एक फ्लैट खरीदेंगे, लेकिन धीरे धीरे सारे पैसे खत्म हो गए। मेरे जीजा ने अपने बिजनेस में पैसे लगाए और मेरे भाई ने अपनी शादी के लिए खर्च कर दिए। जब पैसे खत्म हुए तो मेरे परिवार ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे माता पिता ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। वे कहने लगे, अब तुम तलाकशुदा हो, तुम हमारे लिए बोझ हो। काव्या की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वह आगे कहती है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था रमेश, मैं मजबूर थी। मैंने अपने घर वालों के चक्कर में अपना खुद का घर बर्बाद कर दिया। जब मुझे घर से निकाल दिया तो मैंने शुरू में दूसरों के घर में काम किया, झाड़ू पोछा, जो भी कम मिलता कर लेती, लेकिन सब मुझे ताने मारते थे। इसलिए मैंने काम छोड़कर सड़क पर भीख मांगना शुरू कर दिया। मैं जानती थी कि यह गलत है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने तुम्हें तलाक दे दिया, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही प्यार था। मैंने हमारी शादी की तस्वीर अपने पास रखी, क्योंकि वह मेरी आखिरी उम्मीद थी। रमेश यह सब सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। उनकी आंखों से भी आंसू छलकने लगते हैं। वह सोचते हैं, कैसे एक इंसान का लालच किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। वह काव्या से पूछते हैं, मेरी माँ तुम्हें बहुत याद करती थी, तुमने कभी उनसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? काव्या रोते हुए कहती है, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी रमेश। मैं सोचती थी कि माँ मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। बातें करते करते 12 बज जाते हैं तो रमेश काव्या से कहते हैं, आज भी मेरी शाम को मुंबई में मीटिंग है, मैं फिर मुंबई जा रहा हूं। अगर तुम मुझे अपना पता दे दो जहां तुम रहती थी तो मैं वहां से लौटकर तुमसे फिर मिलूंगा। काव्या अपने किराए के छोटे से कमरे का पता देती है। रमेश मुंबई चले जाते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद जब वह सोने के लिए जाते हैं तो आज भी उनका वही हाल था। रात भर उन्हें नींद नहीं आती। वह काव्या के बारे में सोचते रहते हैं। वह सोचते हैं, काव्या ने भले ही गलती की, लेकिन उसका दिल आज भी साफ है और उसकी कोई गलती भी नहीं थी। उसे तो उसके घर वालों ने भड़काया था। क्या मैं उसे एक और मौका दे सकता हूं? उधर काव्या भी अपने छोटे से कमरे में करवटें बदलती रहती है। वह सोचती है, रमेश ने मुझे इतना सम्मान दिया, लेकिन क्या मैं उनके लायक हूं? अगले दिन रमेश जल्दी से अपना काम निपटाकर जयपुर लौटते हैं। वह काव्या के बताए पते पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पता चलता है कि काव्या फिर से भीख मांगने गणेश चौराहे पर गई है। रमेश चौराहे पर पहुंचते हैं और काव्या को ढूंढते हैं। काव्या उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। रमेश कहते हैं, काव्या मेरे साथ चलो। वह काव्या को अपनी कार में बिठाते हैं और उसके किराए के कमरे की ओर चल पड़ते हैं। काव्या का कमरा छोटा सा था। एक पुराना बेड, कुछ टूटी फूटी चीजें और दीवार पर टंगी थी रमेश और काव्या की शादी की तस्वीर। रमेश उस तस्वीर को देखकर रुक जाते हैं। वह पूछते हैं, काव्या, हमारा तलाक तो 4 साल पहले हो चुका था, फिर यह तस्वीर क्यों? काव्या फूट फूट कर रोने लगती है। वह कहती है, रमेश, मैंने तुम्हें कभी तलाक देना नहीं चाहा था। मेरे परिवार ने मुझे बहकाया। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूं जितना शादी के समय करती थी। यह तस्वीर मेरे लिए हमारी पुरानी यादों का सहारा थी। मैं इसे देखकर अपने आप को तसल्ली देती थी कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाए। रमेश का दिल पिघल जाता है। वह कहते हैं,
काव्या, तुमने भले ही गलती की, लेकिन तुम्हारा दिल आज भी साफ है। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन अब हम कानूनी तौर पर अलग हो चुके हैं। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वह काव्या से कहते हैं, मेरी माँ तुम्हें बहुत याद करती थी, क्या तुम उनसे बात करना चाहोगी? काव्या की आंखें चमक उठती हैं। वह कहती है, हाँ रमेश, मुझे माँ से बात करनी है। रमेश तुरंत अपनी माँ को फोन लगाते हैं और कहते हैं, माँ, काव्या मिल गई है, उससे बात करो। काव्या माँ की आवाज सुनते ही फूट फूट कर रोने लगती है। माँ कहती है, बेटी तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें कितना याद किया। काव्या कहती है, माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्या आप मुझे माफ करेंगी? माँ तुरंत कहती हैं, बेटी गलतियां इंसान से ही होती हैं, तुम मेरी बहू हो, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती थी। रमेश, उसे घर ले आओ। रमेश अपनी माँ की बात नहीं टाल पाते। वह काव्या से कहते हैं, चलो मेरे साथ घर चलो। काव्या हिचकिचाती है, लेकिन रमेश उसे भरोसा दिलाते हैं। वह काव्या को अपनी BMW में बिठाकर घर ले जाते हैं। घर पहुंचते ही उनकी मां आरती की थाल सजाकर काव्या का स्वागत करती हैं। सास बहू गले मिलकर रोने लगती हैं। मां काव्या का माथा चूमती हैं और कहती हैं, बेटी तुम वापस आ गई, अब सब ठीक हो जाएगा। रमेश अपनी मां से कहते हैं, मां, इसने मुझसे 50 लाख रुपए लिए थे, क्या इसे फिर से अपनाना ठीक है? मां जवाब देती हैं, बेटा गलतियां इंसान से ही होती हैं, अगर वह पछता रही है तो उसे माफ कर दो। रमेश काव्या को माफ कर देते हैं। वह काव्या को अपने बिजनेस में एक छोटी सी जिम्मेदारी देते हैं ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। रमेश और काव्या एक साथ प्यार और विश्वास के साथ नई जिंदगी शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों की कीमत पैसे से नहीं बल्कि विश्वास और प्यार से होती है। काव्या के परिवार का लालच उसे सड़क पर ले आया, लेकिन रमेश की दयालुता और माफी ने उसे फिर से एक नया जीवन दिया। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, लेकिन इंसानियत और माफी टूटे रिश्तों को जोड़ देती है। इस कहानी का एक और सबक है कि इंसान की इज्जत उसके हालात से नहीं बल्कि उसके दिल से तय होती है। रमेश ने काव्या को सड़क पर भीख मांगते देखा, लेकिन उन्होंने उसके अतीत को नहीं बल्कि उसके इंसान होने की कीमत को पहचाना। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप इस कहानी को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, यह भी हमें बताना न भूलें। आपके कमेंट्स हमें अगली कहानियों के लिए प्रेरणा देते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।